दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक खुद नहीं डूबा था। इसको डुबाने में कुछ लोगों की गई गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में, मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस शिप को लेकर। आखिर क्यों ना हो। ये शिप 269 मीटर्स की लेंथ और 53 मीटर्स की ऊंचाई के साथ साथ जो लग्जरी इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी वो दिल दहला देने वाली थी। उस जमाने के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे, जो आज की इन्फ्लेशन को देखते हुए 400 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी आराम से पीछे छोड़ सकती है। इस शिप के अंदर स्टेन ग्लास विंडोज, ऑर्नेट की वुड पैनलिंग और 2 बड़े बड़े स्टेयर केसेस, हीटेड स्विमिंग पूल्स, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर, एक लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यानी एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन ये उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक को बनाया था, और ये कंपनी, इसके वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस शिप को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि टाइटैनिक इज अनसिंकेबल। लेकिन सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर रहा है वहां पर आइस मौजूद है, यानी बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स अक्सर समंदर से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के जरिए बताते हैं कि समंदर के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ मौजूद है, तो ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को सुनने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 दफ़ा बदलती है, डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि बराबर होता है 40 किलोमीटर पर की तेज़ी से ये जहाज़ आगे बढ़ता रहता है अपनी मंजिल की तरफ। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, मगर कैप्टन स्मिथ और इनका क्रू टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते और इन आइस वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। और फिर सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। 14 अप्रैल की रात की एक और ख़ास बात यह थी कि 14 अप्रैल की रात को चांद नहीं निकला था। बगैर मूनलाइट के आगे का रास्ता देखना और भी मुश्किल हो जाता है। हर जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पर होता है। यहाँ पर किसी को भी बिठा कर रखा जाता है दूर तक रास्ता देखने के लिए कि कहीं कोई रुकावट ना आए रास्ते में। रात के 11:39 पर एक बंदा जिसका नाम फ्रेडरिक फ्लीट है, वो इस क्रोज नेस्ट में बैठा है कि अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से 3 दफा गेट बेल को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुनकर अलर्ट हो जाएं। फिर वो फोन उठाकर कॉल करता है और ऑफिसर्स को ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ दो। ब्रिज पर बैठे ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम मैसेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। इसकी लेंथ 200 बाय 400 फीट यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रो नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का मानना है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। टाइटैनिक से आइसबर्ग का टकराव जहाज की फ्रंट साइड पर से हुआ था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ खिसता चला गया, जिससे एक डंट पड़ गया और शिप की बॉडी में होल्स आ गए। टकराव के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज फौरन पहुंचते हैं देखने के लिए कि आखिर जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि अब ये जहाज नहीं बच सकता, और दोनों को एक शॉक लगा क्योंकि दोनों ये समझते थे कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस जहाज को इसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से अनसिंकेबल माना जाता था। 2 फीचर ऐसे थे जिस वजह से सब बहुत कंफर्टेबल थे। पहला, डबल बॉटम हल, यानी 2 लेयर्स लगी थी इसके नीचे। अगर एक लेयर टूट भी जाती तब भी दूसरी लेयर इस जहाज को तैरते हुए सीधा किनारे तक पहुंचा सकती थी। और दूसरा फीचर, इन सब हल्स को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था।
मतलब 16 में से अगर 4 भी पानी से भर जाएं तो जहाज को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और वो तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से शिप की साइड पर से डैमेज हुआ था और साइड पर तो सिंगल लेयर ही लगी हुई थी, इस वजह से डबल बॉटम हल किसी काम ना आ सका और 16 में से 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए थे और लिमिट 4 की थी। इसका मतलब था कि अब इसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, टकराव के ठीक 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेज दो रेडियो में। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे शायद हमारा सिग्नल कैच कर लें और हमारी मदद के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि शायद कोई तो हो जो सुन ले, और फिर बार बार भेजने के बाद ठीक 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज जिसका नाम RMS कार्पेथिया, जो कि थोड़ी ही दूर पर होता है, सिग्नल्स को कैच कर लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि ठीक है, हम टाइटैनिक की मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो जहाज अभी भी 107 किलोमीटर दूर था, यानी अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ आता तो इसको 3.5 घंटे लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट और फ्लेयर चलाते हैं हवा में इस उम्मीद से कि शायद कोई शिप करीब हो और हमारा सिग्नल देख ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट्स की मदद से, जिस पे औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इनको पहले लाइफ बोट्स में बिठाना था। और अगर शिप में मौजूद पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अभी भी यही समझ रहे थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसी वजह से जो पहली शिप उतारी गई उसमें 65 लोगों की जगह थी, जिसमें से सिर्फ 28 लोग ही उसमें बैठे। आधी बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी बढ़ता गया, जहाज बैठने लगा, तो पैसेंजर्स ने रियलाइज़ किया कि अब ये कभी ना डूबने वाला जहाज आखिर डूबने वाला है। और एक एक करके हर तरफ खौफ फैल गया और लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर रात के 1 बजते हैं। पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था, जिससे जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में बैठता चला जाता है और पिछला हिस्सा हवा में उठ जाता है। जब जहाज़ आधा पानी में चला गया तो लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। मगर प्रॉब्लम ये थी, जहाज़ पर लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिस पर तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे और जहाज़ में 2200 के करीब लोग थे। और फिर बजते हैं रात के 2:05 और आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतार दी जाती है, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस सब केओस के दौरान लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को मार पीट कर किसी न किसी तरह लाइफ बोट में अपनी जगह बना ले, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत को कबूल कर लेते हैं और सुकून से अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अब उन्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, जो लोग लाइफ बोट्स में निकल जाते हैं उनका कहना था कि 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया था और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया था। 3 घंटे से भी कम वक्त में ये कभी ना डूबने वाला जहाज समंदर में गायब हो गया और जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे वो जहाज के साथ पानी में डूब गए और जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ का कहा जाता है कि वो एंड तक अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ जुड़े रहे और जहाज के साथ ही डूब गए, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। RMS कार्पेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है ठीक 3:45 पर। तो वो देखता है कि टाइटैनिक को समंदर निगल चुका है और जो लोग लाइफ बोट्स पर थे उनको ये बचा लेता है। और फिर टाइटैनिक के डिजास्टर के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। कहीं कंट्रोवर्सीज हुई, कहीं इन्वेस्टिगेशंस भी, और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, कैसा लगेगा कि मैं अगर आपको बताऊं कि वहां पर एक और जहाज मौजूद था जो सिर्फ टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर वहां पहुंच सकता था और सब पैसेंजर्स को बचा सकता था। जी, ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज SS कैलिफोर्नियन का ही आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि होशियार रहना, आगे खतरा है, इधर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। और रात 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज
पर रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि रात का सफ़र करना किसी खतरे से खाली नहीं। तो उन्होंने जहाज़ वहीं पर खड़ा कर दिया और सुबह होने का इंतज़ार किया। यही वजह है कि उन्होंने रेडियो भी ऑफ कर दिया, और यही वजह थी कि जिस वजह से टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल इन तक ना पहुंच सके थे। टाइटैनिक में डेक पर खड़े लोगों को ये जहाज़ दिख रहा था। इवन जब लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाया जा रहा था तो वो कह रहे थे कि वो देखो, एक जहाज़ हमारे करीब है, वो हमें बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कैलिफोर्नियन जहाज़ तब भी नहीं पहुंचा जब रेड रॉकेट्स और फ्लेयर्स को फेंका गया। ये रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन पर जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने रॉकेट्स देखे थे टाइटैनिक से निकलते हुए, और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी बताया था, जिस पर कैप्टन ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक पर अमीर लोग हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने इन सिग्नल्स को सीरियस लिया होता तो सोचिए कितने लोगों की जान बच सकती थी। और फिर जब ये सुबह रेडियो ऑन करते हैं तो इनको एसओएस सिग्नल्स मिलते हैं और कुछ कॉल्स मिलती हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो सब खत्म हो चुका होता है, उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में तैरती दिखाई देती हैं। दोस्तों, इस डिजास्टर के बाद बहुत बड़ा ब्लेम किया गया कि एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इतने बड़े डिजास्टर का ब्लेम एक बंदे को देना ठीक नहीं है। और भी गलतियां थी, जैसे लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक के अंदर एटलीस्ट 50 लाइफ बोट्स को स्टोर करने की जगह थी, जबकि उन्होंने 20 लाइफ बोट्स को स्टोर किया, और पूरे जहाज में एक सेफ्टी ड्रिल भी नहीं थी। और ये इस वजह से क्योंकि सबको लगता था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। इस कहानी की तीसरी सबसे बड़ी गलती एक शख्स की थी जिसका नाम था रॉबर्ट हिचन्स। रॉबर्ट हिचन्स एक स्टेयर्समैन था, यानी स्टीयरिंग व्हील कंट्रोलर। रॉबर्ट हिचन्स को जब ये वार्निंग मिली कि आइसबर्ग सामने है और उसे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जहाज़ को लेफ़्ट साइड पर टर्न कर लो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट ने जहाज़ को लेफ़्ट नहीं राइट साइड पर टर्न कर लिया था, यानी वो आइसबर्ग से दूर नहीं और करीब हो गए। और जब तक इन्होंने गलती रियलाइज़ की उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं कि जब एक जहाज़ को इतनी वार्निंग्स दी गई उसके बावजूद उन्होंने अपनी स्पीड कम क्यों नहीं की थी। जब उनको बताया जा रहा था कि आगे आइसबर्ग्स हैं, फिर भी वो क्यों गए वहाँ पर। दोस्तों, इस बात के ऊपर एक पॉपुलर रिपोर्ट है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन के, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को कहा था कि शिप की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से प्रेशर था कि इस जहाज़ का सफ़र सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट करना है ताकि रिकॉर्ड टूट सके और हम कह सकें कि टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ भी है। और इस डिजास्टर के बाद बहुत कुछ बदल दिया गया। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया ताकि इस तरह के डिजास्टर्स दोबारा ना हो, जिनका काम ये है कि सामने से आने वाली शिप को रास्ते की रुकावटों के बारे में इन्फॉर्म करना है, किसी भी किस्म का आइसबर्ग या कुछ भी। दोस्तों, टाइटैनिक को समंदर में ढूंढते ढूंढते 70 साल का वक्त लग गया। सितंबर 1985 में एक ओशन एक्सप्लोरर जिनका नाम रॉबर्ट बैलेट था, वो और उनके दोस्त जीन लुइस ने टाइटैनिक को समंदर में ढूंढ निकाला। समंदर के अंदर 3800 मीटर नीचे 2 अलग अलग टुकड़े मिले। ये दोनों एक दूसरे से 60-100 मीटर दूर थे, और आज 2023 में इस शिप का सिर्फ छोटा सा पार्ट रह गया है, क्योंकि समंदर के अंदर बैक्टीरिया और अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स इसकी बॉडी और फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये शिप समंदर के अंदर से गायब हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।